हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बृहस्पति कोचिंग में। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का बायोलॉजी चैप्टर दूसरा है हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, अगर आप नए हैं तो चैनल पर सबको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन दबा दीजिएगा तभी मिलेगा, है ना। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। और पिछले वीडियोज में आपने क्या पढ़ा था? आपको याद होगा कि हमने परागकण कैसे बनते हैं देख लिया है। परागकण होते कैसे हैं, किससे बने होते हैं, कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, परागकांड से लाभ क्या होते हैं, हानियां क्या होती है, ये सब हमने देख रखा है ना। तो अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अब जयांग। हमने पुमंग पढ़ा, इससे पहले नर भाग को पढ़ा है, पौधे का जो पुष्प का नर होता है उसको पढ़ा है, नर युग्मक पढ़ा। अब हम लोग मादा युग्मक कैसे बनते हैं, क्या क्या संरचनाएं पाई जाती हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। समझ में आ गया? तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो जयांग होता है, जो पुष्प का स्त्री भाग होता है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर बना लिया है। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि जो सरसों का पुष्प आप ले लीजिए, उसमें बाकायदे सारी संरचनाएं आपको देखने को मिलेंगी, ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, हम बताते चलते हैं, आप उसको आसानी समझते चलिए। अब हम लोग स्त्री भाग के बारे में पढ़ेंगे। पुष्प का स्त्री भाग जो होता है उसमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो जयांग का मतलब क्या होता है? जयांग स्त्री केसर को कहते हैं। ठीक है, मतलब जो पुष्प का स्त्री जनन अंग होता है उसको जयांग कहते हैं। ठीक है, और उसे स्त्री केसर बोलते हैं, मतलब स्त्री केसर को जयांग बोलते हैं। ठीक है, और स्त्री केसर जो होता है या अंडप, इसको अंडप भी बोलते हैं, कार्पेल बोला जाता है, पिस्टल इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्त्री केसर को। तो सबसे पहले इतना समझ में आ गया ना कि जयांग किसे कहते हैं? जयांग स्त्री जनन अंग को कहा जाता है। पुष्प में जो स्त्री भाग होता है, मादा भाग होता है, उसको जयांग बोलते हैं। ठीक है, जो कि स्त्री केसर होता है। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि स्त्री केसर भी, देखिए स्त्री केसर में भी कुछ संरचनाएं पाई जाती जो कि प्रमुख है। स्त्री केसर में 3 प्रमुख संरचनाएं पाई जाती हैं। सबसे पहला आपको याद रखना है वर्तिकाग्र। ठीक है, उसके बाद है वर्तिका, उसके बाद है तीसरा है आपका अंडाशय, जिसे ओवरी बोलते हैं। समझ में आ गया ना? तो पुष्प के स्त्री भाग में ये तीनों संरचनाएं पाई जाती है। मतलब सबसे ऊपर वर्तिकाग्र, जो ऊपर वाला, देखिए ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियोस में हमने इनके बारे में पढ़ रखा है कि भाई ये पराग कोष होते हैं, इनमें परागकण बनते हैं। कैसे बनते हैं हमने बता दिया है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको भी पता होगा कि जो जैसे सरसों का जो पुष्प होता है, आप उसको लेंगे तो पीले पीले पंखुड़ी लगी होती है, उनको बाह्य दलपुंज बोलते हैं, दलपुंज बोला जाता है, सॉरी दलपुंज। ठीक है, तो इनका कोई काम नहीं होता, जनन से संबंधित नहीं होती, ये सहायक होती है, क्योंकि कीटों को आकर्षित करने के लिए होती है। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे बाद में। पहले हम लोग नर भाग और स्त्री भाग पढ़ रहे हैं। नर भाग में हमने ये पढ़ ही लिया है कि ये भाई देखिए ये क्या होते हैं, नर भाग होता है पुष्प का, और ये वाला हिस्सा बीच का, सरसों पुष्प लीजिएगा कभी, देखना बीच में एक संरचना पाई जाती है। ठीक है, छोटी सी। अब पुष्प छोटा रहे तो संरचना भी छोटी होगी, तो उसको क्या बोलते हैं? स्त्री भाग। ठीक है, अब ये जो पीले पीले फूल ये सहायक होते हैं। ठीक है, इनका कोई विशेष वो होता नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण स्थान तो है ही, लेकिन ये जनन अंग नहीं होते हैं, सहायक अंग होते हैं। समझ में आ गया? इसलिए, और यहाँ पर बाह्य दल, इसलिए हम इसको मिटा भी दे रहे हैं। आप केवल स्त्री भाग पढ़िए तो ये समझ में आ रहा है ना, हम ये सब देखिए मिटा दे रहे हैं, ये नर भाग भी मिटा दे रहे हैं, जिससे कि आपको समझ में आता रहे। अब हम केवल इसी के बारे में पढ़ेंगे, केवल यही पढ़ना हमें, स्त्री भाग। तो हम स्त्री भाग बना के रखते हैं और उसी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, आप समझ में आ गया ना? हमने उसमें से पंखुड़ी निकाल कर फेंक दी, पुंकेसर जो लगे हुए थे निकाल के फेंक दिया, बीच का ये हिस्सा केवल बचा है। तो इसमें जो सबसे ऊपर गोल सी संरचना होती है उसे वर्तिकाग्र बोलते हैं, लिख लीजिएगा। ठीक है, जो स्त्री केसर, ये इतना स्त्री केसर कहलाता है। ठीक है, इसमें जो ऊपर गोल सी संरचना होती है, घुंडी जैसी संरचना होती है, माचिस के तीले के ऊपरी हिस्से की जैसी संरचना होती है, उसको वर्तिकाग्र बोलते हैं।
ठीक है। जो परागकण आते हैं, जैसे मान लीजिए पराग कोश से परागकण निकलते हैं, मान लीजिए किसी कीड़े के पैर में चिपक गए तो वो यहीं से होकर के यहां तक जाते हैं, अंडाशय तक। ठीक है। तो ये वर्तिकाग्र क्या करता है, वर्तिकाग्र प्लेटफार्म होता है एक तरीके से, जैसे कि रेलवे स्टेशन पर होता है ना कि गाड़ियां प्लेटफार्म पर रुकती है जहां से यात्री चढ़ते और उतरते हैं। तो परागकण जब पुष्प से आएगा तो वो यहीं से अंदर की ओर जाएगा। ठीक है, तभी निषेचन होगा। समझ में आ गया? वर्तिकाग्र के बारे में समझ में आ गया ये काम क्या करता है। उसके बाद वर्तिका किसे कहते हैं जान लेते हैं। देखिए, वर्तिकाग्र के नीचे एक पतली नली जैसी संरचना होती है जिसे वर्तिका बोलते हैं। लिख भी सकते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है इसे तो। वर्तिका समझ में आ गया ना। वर्तिकाग्र के नीचे पतली नली जैसी संरचना जिसको वर्तिका बोलते हैं। ठीक है, डन। इसको स्टाइल बोलते हैं इंग्लिश में, और वर्तिकाग्र को स्टिग्मा। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। उसके बाद वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के सबसे निचले हिस्से में एक गोल सी संरचना पाई जाती है जिसे अंडाशय कहते हैं। गोलाकार संरचना होती है जिसे अंडाशय कहते हैं। और अंडाशय के अंदर क्या होते हैं, बीजांड पाए जाते हैं। यहाँ पर ये संरचना देखना है, सबसे प्रमुख यही है। ठीक है, बीजांड के बारे में अभी इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे। आप इतना समझते चलिए एक एक चीज। वर्तिकाग्र समझ में आ गया? ठीक है, वर्तिका समझ में आ गया, पतली नली जैसी संरचना समझ में आ गया। उसके बाद है अंडाशय, जो गोल जैसी संरचना होती है अंडाशय कहलाती है। ठीक है, अब बीजांड हमने लिख रखा है। ठीक है, तो अंडाशय के अंदर गोल गोल संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, बीजांड। ये किसी पौधे में एक भी हो सकते हैं और एक से अधिक भी हो सकते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना कि बीजांड क्या होते हैं, एक भी हो सकते हैं और एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम यहां पर आ करके देख लेते हैं कि जो स्त्री केसर होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक एकअंडपी होते हैं, दूसरा बहुअंडपी। एक अंडपी का मतलब ऐसे पौधे या ऐसे पुष्प जिनमें केवल एक अंडाशय पाया जाएगा। ठीक, अब एक अंडाशय पाया जाएगा तो उसको एक अंडपी बोलते हैं। ठीक है, एक अंडपी। अगर जैसे यहां पर देखिए केवल एक अंडाशय मिल रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, एक अंडपी। जैसे सरसों का पुष्प, समझ में आया ना, जिसमें केवल एक अंडाशय मिलेगा उसको एक अंडपी। अब बहुअंडपी का मतलब तो अब आपको ऐसे भी समझ में आया होगा। बहु का मतलब बहुत, जिसमें एक से अधिक पाए जाते हो अगर अंडाशय, तब हम लोग उसे बहुअंडपी बोलते हैं। तो एक अंडपी और बहुअंडपी में अंतर समझ में आ गया ना कि एक अंडपी किसे कहते हैं और बहुअंडपी किसे कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, बहुअंडपी में भी एक वियुक्तांडपी होता है और एक युक्तांडपी होता है। ठीक है, वियुक्तांडपी का मतलब होता है जब जो अंडाशय होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक से अधिक अंडाशय हैं, तो क्या वो सभी आपस में जुड़े हुए हैं? अगर जुड़े हुए हैं तब उनको क्या बोलेंगे, वियुक्तांडपी। सॉरी, अगर जुड़े हुए रहेंगे तो युक्तांडपी बोलेंगे। अंडाशय जब आपस में जुड़े हुए हो, सभी अंडाशय आपस में जुड़े हुए हो, मतलब एक अंडाशय इधर, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे करके जब जो अंडाशय होते हैं एक से अधिक पाए जाते हो और सभी आपस में क्या हो, जुड़े हो, तब उसको युक्तांडपी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? और वियुक्तांडपी का मतलब क्या होता है, जब अंडाशय एक से अधिक पाए जाते हो लेकिन वो स्वतंत्र हो, मतलब एक दूसरे से जुड़े ना हो, अंडाशय से अंडाशय जुड़ा ना हो, तब उसको क्या बोलते हैं, वियुक्तांडपी बोलते हैं। समझ में आ गया? तो इतना तो कंफर्म हो गया कि स्त्री केसर को जायांग बोलते हैं, जो नर मादा अंग का प्रतिनिधित्व करता है। और स्त्री केसर दो प्रकार के होते हैं, एक एकअंडपी और दूसरा बहुअंडपी। ठीक है, जिसमें एक अंडाशय होगा उसे एकअंडपी बोलते हैं। ठीक है, और बहुअंडपी का मतलब जिसमें बहुत सारे अंडाशय हो, एक से अधिक हो। अगर एक से अधिक हैं, सभी आपस में जुड़े हुए हैं, तब उन्हें युक्तांडपी बोलेंगे, नहीं तो फिर उन्हें वियुक्तांडपी बोलेंगे। समझ में आ गया ना?
तो आपको स्त्री केसर में पता लग गया ना कितने प्रमुख भाग हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। यहां तक समझ में आ गया। और अंडाशय के अंदर गोल संरचनाएं पाई जाते हैं, किसी में एक होती हैं, किसी में एक से अधिक भी होती हैं। इनको क्या बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं। जैसे आम का जो पौधा है उसमें केवल एक बीजांड होता है, ठीक है। अगर जैसे पपीता है उसमें ज्यादा बीजांड होते हैं, मतलब अगर किसी फल के अंदर तमाम सारे बीज बनेंगे, देखिए बीजांड से क्या बनता है, बीज बनता है। बीजांड से किसका निर्माण होता है, बीज का। तो अगर किसी फल में, फल के अंदर कई सारे बीज हैं, तो इसका मतलब बीजांड भी क्या होंगे, तमाम सारे रहे होंगे। और अगर एक ही फल के अंदर एक ही बीज का निर्माण हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि उसमें केवल एक बीजांड था, है कि नहीं। जैसे आम को आप तोड़ेंगे, खा लीजिए, आम तो फल है, खा लीजिए, उसको तोड़ेंगे अंदर तो केवल एक बीजांड मिलेगा, एक बीज मिलेगा, है कि नहीं। गुठली एक ही तो रहती है। और इसके विपरीत अगर आप पपीता खाइए, पपीता को खाएंगे तो उसके अंदर बहुत सारे भरे पड़े हैं बीजांड, सॉरी बीज, तो इसमें सीड्स इंग्लिश में बोलते हैं ना, बीज बहुत सारे होते हैं। तो समझ में आ गया ना कि बीजांड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बीजांड एक है तो बीज एक ही बनेगा, और अगर कई सारे बीजांड हैं तो बीज भी कई सारे बीज का निर्माण भी होगा। तो यहाँ पर इतने में हम आपको समझाना चाह रहे थे कि स्त्री केसर के अंग कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब आपको पता लग ही गया, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब हम इसके बाद बीजांड के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ये जो छोटी सी संरचना है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप नहीं देखते हैं वीडियो लगातार क्रम से नहीं देखते तो समझ में नहीं आएगा। एक एक चीज हम बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तो आप एक एक चीज को, एक एक वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपके समझ में आए। और अगर आप पूरा देखेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमने स्त्री केसर पढ़ लिया। अब हम लोग बीजांड के बारे में पढ़ेंगे। तो अब मैं ये पूरा चित्र ना बना करके केवल इतना चित्र को बड़ा करके आपको बना के दिखाऊंगा। समझ में आ गया ना। तो अब हम बीजांड का अध्ययन करेंगे कि बीजांड इसके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं होती है, क्योंकि मेन तो यही है। ये सब तो रास्ता, ये तो प्लेटफॉर्म का कार्य कर रही है, वर्तिका रास्ता प्रदान कर रही है, अंडाशय आवरण का निर्माण करेगा आगे चल करके। बीजांड से ही तो बीज का निर्माण होता है, ठीक है। तो हम लोग चलिए अब बीजांड की संरचना का अध्ययन करते हैं, और इसको मैं अब बड़ा करके दिखा रहा हूं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं अब ये पूरा नहीं बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि पूरा इतने में आएगा कैसे, तो मैं अब इतना बना करके आपको दिखा रहा हूं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बीजांड की संरचना का अध्ययन करते हैं। बीजांड में क्या कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं बीजांड की संरचना कैसे होती है, ठीक है। ये लिखा हुआ है बीजांड की संरचना। अभी आपने देख लिया है कि जो स्त्री केसर होता है, 3 प्रमुख पार्ट, वर्तिका, वर्तिका और अंडाशय से बना होता है। अंडाशय में बीजांड होते हैं, ठीक है। यहीं पर आकर के परागकण से, जब परागकण आते हैं तो यहीं पर अंड कोशिका से जब मिलते हैं तब फिर जाकर के बीज का निर्माण होता है, ठीक है। तो पहले हम बीजांड की संरचना देख लेते हैं कि कौन कौन से अंग है, बीजांड में क्या क्या संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये बीजांड है। अभी हमने दिखाया ना कि उसके अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं, वो एक भी हो सकते हैं और अधिक भी हो सकते हैं एक से, ठीक है। तो उसकी एक संरचना हमने यहाँ पर बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए एक हिस्सा ऐसे गोल सी संरचना बनाई गई है, इसके अंदर एक अंडकोश का इसको बोलते हैं, ठीक है। ये पूरी को अंडकोश का या फिर भ्रूण, इसको आप भ्रूण कोश बोलते हैं। ये पूरा जो अंडाकार जो संरचना है, गोलाकार जो संरचना है, अंडाकार कह सकते हैं आप, इसको क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश बोलते हैं। तो ये बीजांड काय की लंबवत काट है, ठीक है। जब आप उसको और छोटा करके कट करके देखते हैं बीजांड को तो ऐसे दिखता है। तो हम इसमें जो एक एक अंग है उनके बारे में पढ़ेंगे, आपको समझाते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप केवल बने रहिए, देखते रहिए, बाकी काम हमारा है। सबसे पहले देखिए बीजांड वृंत क्या होता है। बीजांड वृंत जो कि कहां पर, ये देखिए ये लिखा है, ये बीजांड वृंत किसे कहते हैं, बीजांड वृंत, ठीक है, वो देख लेते हैं।
देखिए दिया प्रत्येक बीजांड, भाई ये क्या है, बीजांड। प्रत्येक बीजांडासन से एक पतले वृत्त से जुड़ा रहता है। भाई ये पतला वृत्त है, वृत्त बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर वृत्त शब्द का यूज किया गया है। वृत्त का मतलब ये पतली जो संरचना है, ठीक है, इसको वृत्त बोलते हैं। तो समझ में आया ना कि जो बीजांडासन, जो बीजांड होता है, ये जो बीजांड है ये किससे जुड़ा रहता है, बीजांडासन से। जैसे देखिए पुष्प किस पर रहता है, पुष्पासन पर, तो बीजांड कहाँ होगा, किस पर विराजमान रहेगा, बीजांडासन पर। भाई बीजांड का आसन है कि नहीं, बीजांडासन, तो ये किससे जुड़ा रहता है, बीजांडासन से। तो जिस संरचना से जुड़ता है, जिस पतले वृत्त से जुड़ता है, उसी को बीजांड वृत्त कहते हैं, इंग्लिश में फनिकल बोलते हैं। समझ में आ गया ना कि जो बीजांड होता है वह बीजांडासन से जिस संरचना से जुड़ा रहता है, एक पतला वृत्त होता है उससे जुड़ा रहता है, उसी को बीजांड वृत्त कहते हैं। समझ में आ गया, एक चीज क्लियर हो गई, बीजांड वृत्त समझ में आ गया ना कि जो बीजांड होता है बीजांडासन से जुड़ा रहता है, तो जो जोड़ता है उसी को बीजांड वृत्त कहते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते देखें। उसके बाद है नाभिका, इसको हाइलम भी बोलते हैं, इंग्लिश में हाइलम बोलते हैं, किताब में हाइलम शब्द एनसीईआरटी में देखो क्या है ना कि कहीं पर इंग्लिश वर्ड लिख दिया है, कहीं पर हिंदी वर्ड, ठीक है, थोड़ी सी दिक्कतें हैं उसमें, इसीलिए समझ में भी नहीं आती सबको, या फिर आप कह सकते हैं इसलिए पढ़ने में भी उसे दिक्कत होती थोड़ा बहुत, ठीक है, शार्ट में दे देते हैं कई जगह पर। तो नाभिका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइलम, हमने दोनों में लिख रखा है, आपको जिसमें समझ में आए, नाभिका या हाइलम। अब इस नाभिका या हाइलम क्या है, देखिए बीजांड का वह स्थान जहां पर बीजांड वृत्त से जुड़ा रहता है। अभी आपने पढ़ा जब बीजांड होगा अगर पुष्पासन से जुड़ा है, जिससे जुड़ा है उसको बीजांड वृत्त, और अगर बीजांड जो है वह बीजांड वृत्त से जिस स्थान पर जुड़ा रहता है उसको नाभिका बोलते हैं। देखिए ये क्या है, ये बीजांड है कि नहीं, तो ये यहां पर देखो जुड़ रहा है, तो ये स्थान क्या कहलाता है, नाभिका कहलाता है, ठीक है। तो नाभिका समझ में आया ना, बीजांड जब, या फिर बीजांड की जो बीजांड होता है वह बीजांड वृत्त से जिस स्थान पर जुड़ा रहे, मान लो यहाँ जुड़ा रहता है तो इसको नाभिका बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। यहाँ पर जुड़ा है, देखो यहाँ पर जुड़ा है, ये बीजांड है, ठीक है, और ये बीजांड वृत्त है। भाई ये इतने लंबी क्या है, ये बीजांड वृत्त है, तो कहां पर जुड़ रहे हैं, यहाँ पर जुड़ रहे हैं, तो ये स्थान नाभिका। समझ में आ गया, नाभिका किसे कहेंगे, नाभिका वह स्थान होता है जहां पर बीजांड वृत्त से जुड़ता है। क्लियर हो गया, अब आगे देखते हैं इसके। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं बीजांड का। देखिए आपने बीजांड वृत्त पढ़ लिया किसे कहते हैं, नाभिका भी पढ़ लिया आपने, है ना, और उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं बीजांड काय, जिसे न्यूक्लियस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो बीजांड काय क्या होती है, काय का मतलब देखो क्या होता है, शरीर, बॉडी, ठीक है। जैसे जो हमारा शरीर है इसको भी काय बोल सकते हैं। काय का मतलब क्या होता है, बॉडी। बीजांड का मतलब जो बीजांड होती है उसका शरीर किससे बना है, मतलब हम बीजांड की शरीर की बात कर रहे हैं कि मतलब किस किस चीज से मिलकर बना होता है। समझ में आया ना, बीजांड काय का मतलब बीजांड का शरीर। अब शरीर क्या है, कैसे बना होता है वो देख लेते हैं। देखिए दिया है, बीजांड के अंदर का अधिकांश भाग मृतक कोशिकाओं से बना होता है, जिसे बीजांड काय कहते हैं, ठीक है। बीजांड काय, जो बीजांड, ये देखिए ये क्या है, किसकी संरचना है, बीजांड की है। ये किसके अंदर पाया जाता है, अंडाशय के अंदर पाया जाता है। तो अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है उसमें जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, यहाँ पर किताबों में कई चित्र आप देखेंगे, ऐसे गोल गोल करके संरचनाएं पूरी में आप बना सकते हैं, इन्हीं को ये मृतक कोशिकाएं होती है। अच्छा 11 में आपने कोशिकाओं के बारे में पढ़ा होगा, ऊतक पढ़े होंगे, है ना, दृढ़तक होते हैं, मृतक होते हैं, कई प्रकार के ऊतक होते हैं। तो ये एक मृतक कोशिकाओं से बना, तो जो बीजांड का है ना, ये पूरा क्या होता है, यहाँ पर हम ऐसे गोल गोल बना सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं, लेकिन ऐसे में काफी जटिल हो जाए, दिखता नहीं आसानी से, समझ में नहीं आता, इसलिए हमने नहीं बनाए हैं। तो ये किससे बना होता है, जो बीजांड होता है किससे बना होता है,
मृदुतक कोशिकाओं से। किससे बना होता है? मृदुतक कोशिकाओं से, मतलब जो बीजांड होता है मृदुतक कोशिकाओं से बना होता है, जिसे बीजांडकाय या न्यूक्लियस कहा जाता है। समझ में आया ना? तो ये मतलब ऐसा नहीं हमने जैसे तीर का निशान यहाँ पे बना दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी, इसका मतलब ये पूरे भर में आप बना दीजिए, ये पूरा क्या है? बीजांडकाय है। भाई काय का मतलब क्या होता है? शरीर। ये बीजांड का शरीर है। तो तीर का मतलब समझ में आ गया ना कि यहाँ पर बना दिया है, इसका मतलब ये जो पूरा हिस्सा कहलाता है, ये सब क्या कहलाता है? बीजांडकाय। और बीजांडकाय में कई सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। मतलब बीजांड किससे बना होता है? बीजांडकाय से। बीजांडकाय किससे बना होता है? मृदुतक कोशिकाओं से। ठीक है, उसमें कई सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो आपको बीजांडकाय समझ में आ गया ना कि बीजांड किससे बना होता है? मृदुतक कोशिकाओं से बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? बीजांडकाय या फिर न्यूक्लियस कहा जाता है। क्लियर है? समझ में आ गया ना न्यूक्लियस किसे कहते हैं? उसके बाद हम देखते हैं अध्यावरण। अध्यावरण का मतलब इसका संधि विच्छेद अगर आप करेंगे तो आपको पता लगता है कि इसमें आवरण शब्द यूज जाता है। क्या शब्द यूज जाता है? आवरण। आवरण का मतलब क्या होती है? परत। जैसे हमारे ऊपर कपड़े की परत अभी चढ़ी है, ठीक है भाई, आवरण है कि नहीं? आवरण तो आप समझ ही रहे हैं। उसके बाद अध्यावरण को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको हम समझा देते हैं उसी को। ठीक है, अध्यावरण, जिसे इंग्लिश में एंटीगुमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब आवरण क्या होता है? अध्यावरण क्या होता है? देखिए, जो बीजांडकाय है एक या दो कवचों से ढका रहता है, जिसे अध्यावरण कहते हैं। ये जो बीजांडकाय है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये तीर का निशान, हमने बता ही दिया ना कि ये ऐसा नहीं कि यहीं पर इसको तीर का निशान बना दिया तो यही इतने में बीजांडकाय। ये जो बीजांडकाय होती है, बीजांडकाय में एक या दो कवच होते हैं। कवच का मतलब परत होते हैं, स्तर होते हैं, आप समझ सकते हैं कि नहीं? तो जिन्हें क्या कहा जाता है? अध्यावरण कहा जाता है। इसमें जो बाहर की परत होती है उसे बाह्य अध्यावरण कहा जाता है, जो अंदर की परत होती है उसे अंतःआवरण कहा जाता है। समझ में आ गया ना? अध्यावरण, अध्यावरण का मतलब जो बीजांड होती है ना, आवरण से घिरी होती है, उसी को बीजांड अध्यावरण कहते हैं। ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अध्यावरण किसे कहते हैं? एंटीगुमेंट्स किसे कहते हैं? तो एंटीगुमेंट्स अब आपके समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं बीजांड द्वार किसे कहते हैं, एक एक संरचना देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं बीजांड द्वार। ठीक है, बीजांड द्वार आप यहां पर देख रहे हैं, माइक्रोपाइल। बीजांड द्वार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। देखिए, द्वार का मतलब क्या होता है? दरवाजा। द्वार का मतलब क्या होता है? दरवाजा, मतलब जहां से घर में प्रवेश किया जाता है कि नहीं? तो बीजांड द्वार का मतलब, बीजांड का द्वार मतलब इसके अंदर जाने का रास्ता। भाई देखिए, समझ में आया ना? अंदर जाने का रास्ता, उसी को क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, देखिए, बीजांडकाय के अग्र भाग पर आवरण अपूर्ण रहते हैं। ये जो बीजांडकाय है, इसका जो अग्र भाग है, आगे का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर देखिए जो बीजांड आवरण है, अध्यावरण जिसे हम कहते हैं, ये जो अध्यावरण है कि नहीं, ये देखिए ये अपूर्ण है। यहाँ पर ऐसे चाहते तो ये जुड़ जाते हैं, यहाँ पर है कि नहीं, ऐसे जुड़ जाते, लेकिन अगर जुड़ जाते तो इसके अंदर परागकण कैसे जाते, है कि नहीं? दिक्कत होती। इसलिए ये जो अध्यावरण होते हैं वो क्या होते हैं? अपूर्ण होते हैं। अपूर्ण का मतलब पूरे जुड़े नहीं रहते हैं, आगे छूटा रहता है, आगे अध्यावरण नहीं पाया जाता, अग्र भाग में अध्यावरण नहीं पाया जाता। तो जिससे यहाँ पर देख लो ये छिद्र जैसी संरचना बन जाती है कि नहीं? छेद, होल बन जाता है, छिद्र जैसी संरचना बन जाती है, जिसे बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहा जाता है। आया समझ में? एक बार फिर से देख लेते हैं। बीजांडकाय के अग्र भाग पर आवरण अपूर्ण रहते हैं, जिस कारण इस स्थान पर एक ही छिद्र बन जाता है, एक छिद्र जैसी संरचना बन जाती है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं, माइक्रोपाइल कहा जाता है। तो माइक्रोपाइल किसे कहते हैं अब आपको समझ में आ गया है ना? उसके बाद अब हम देखते हैं निभाग। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए निभाग लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये संरचना क्या हो जाएगी? इतना जो छेद जैसी संरचना है बीजांड द्वार हो जाएगी। अब हम देख रहे हैं क्या चीज? निभाग।
निभाग को हमने देखे तीर के निशान से यहां पर प्रकट किया है। निभाग देख लेते हैं। देखो दिया है बीजांडकाय का आधार जहां से आवरण निकलते हैं निभाग कहलाता है। बीजांडकाय, बीजांडकाय का आधार है कि नहीं, ये क्या है, ये बीजांडकाय का आधार है, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। तो बीजांडकाय का आधार जहां से आवरण निकलते, ये जो अध्यावरण है यहां से थोड़ी निकल रहे हैं भाई, यहां से निकलते तो ये तो पूरा बंद कर लेते, है कि नहीं। तो ये आवरण कहां से निकलते हैं, बीजांडकाय के आधार से, यहां से निकलते हैं ऐसे, ठीक है, और ऐसे आकर के फिर से लौट जाते हैं, ठीक है। तो बीजांडकाय का आधार जहां से अध्यावरण निकलते हैं, अध्यावरण का मतलब आवरण निकलते हैं, तो उस स्थान को क्या कहा जाता है, निभाग कहा जाता है। चलेजा बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। जैसे चलेजा भी लिखा रहता है, जैसे चलेगा नहीं है कि नहीं, कोई चलेगा नहीं, चलेजा बोलते हैं ना, चलेजा मतलब जा चले जा, मुझसे मतलब नहीं है, ये अलग चलेजा है, ये निभाग है। समझ में आ रहा है। जो बीजांड में एक संरचना होती है मतलब निभाग हुआ स्थान होता है जहां से अध्यावरण निकलते हैं, आवरण जहां से निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं, निभाग। तो समझ में आ गया ना, निभाग किसे कहते हैं, समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम लोग अगली संरचना देखते हैं, कौन सा बचा है, क्या बच गया है, ये सब कोशिकाएं, निभाग, बीजांड, चलिए देख लेते हैं कौन सी, अध्यावरण भी हो गया, ध्रुवीय कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका, ये सब चीजें बच रही हैं, अब हम लोग इन्हें देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं भ्रूणकोश किसे कहते हैं, जो कि ये संरचना है, ठीक है। ये जो देखिए गोलाकार जो संरचना है, ये आप देख रहे हैं ना, ये पूरी संरचना, इसको क्या बोलते हैं, भ्रूणकोश बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक इंग्लिश में बोला जाता है, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। इसको देख लेते हैं। देखिए दिया है बीजांडकाय के मध्य में एक थैली जैसी संरचना होती है जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। जो ये बीजांडकाय है, ठीक है, इसके बीच में देख लीजिए एक थैली जैसी ये जो संरचना है, इसी को क्या बोलते हैं, भ्रूणकोश। समझ में आ गया ना। तो बीजांडकाय के अंदर जो थैली जैसी संरचना होती है उसी को क्या बोलते हैं, भ्रूणकोश, या इंग्लिश में एम्ब्रियो सैक कहा जाता है, ठीक है। सैक, कोश का मतलब देखिए खाली स्थान होता है, ठीक है, इसमें देखिए कई जगह पर खाली स्थान भी है। तो अब उसके बाद आपको भ्रूणकोश समझ में आ गया, बताइए कमेंट करके। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। हम लोग अब आगे देखते हैं। देखिए भ्रूणकोश हो गया, अब उसके बाद है प्रतिमुखी कोशिकाएं, जैसे कि यहां पर देखिए, ये देखिए लिखा, ठीक है। तो भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं निभाग की ओर स्थित होती है। देख लीजिए यहां पर ये 3 कोशिकाएं बना रखी है हमने, 3 है कि नहीं, 1 2 3। तो जो ये भ्रूणकोश है ये पूरा क्या है, भ्रूणकोश है। तो भ्रूणकोश में निभाग की ओर मतलब ये ऊपर की ओर, ठीक है, निभाग की ओर आप कह सकते हैं, चलेजा की ओर कह सकते हैं, ऊपर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं कहा जाता है। इंग्लिश में इन्हें एंटीपोडलस सेल कहा जाता है। समझ में आया ना, एंटीपोडलस प्रतिमुखी कोशिकाएं मतलब ऐसी कोशिकाएं जो बीजांडकाय के भ्रूणकोश में निभाग की ओर स्थित होती हैं, ऊपर की ओर स्थित होती हैं, निभाग की ओर स्थित होती हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती हैं। उसके बाद देखिए ये ध्रुवीय कोशिका हम लोग देख लेते हैं, और ये अंड कोशिका और सहायक कोशिका क्या होती है इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आगे का पार्ट। इसमें से जो बच रहा है हमारा, देखिए अंड कोशिका बच रही है, सहायक कोशिका बच रही है, ध्रुवीय कोशिका बच रही है, तो इनको भी देख लेते हैं। देखिए भ्रूणकोश के मध्य में 2 स्वतंत्र केंद्रक होते हैं जिन्हें ध्रुवीय कोशिका बोलते हैं। अब आपको तो पता लग ही गया, जो थैली जैसी संरचना है इसी को क्या बोलते हैं, भ्रूणकोश बोलते हैं। इसमें 2 स्वतंत्र केंद्रक होते हैं, मतलब स्वतंत्र मतलब एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, लगभग पाए जाते हैं एक ही जगह पर, मतलब मध्य में होते हैं, बीच में होते हैं, लेकिन वो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। तो भ्रूणकोश के मध्य में 2 स्वतंत्र केंद्रक पाए जाते हैं जिन्हें ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। समझ में आया ना, क्या कहा जाएगा इन्हें, इन केंद्रकों को क्या कहते हैं, ध्रुवीय कोशिका, या ध्रुवीय केंद्रक भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। पोलर सेल कहा जाता है इंग्लिश में, पोलर सेल यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, पोलर सेल इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां तक तो समझ में आ गया ना, ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। उसके बाद 3 कोशिका
बीजांड द्वार, द्वारा लिख दिया हमने, बीजांड द्वार की ओर स्थित होती हैं। ठीक है, 3 कोशिकाएं, देखिए ये बीजांड द्वार है कि नहीं, यहां पर 3 कोशिकाएं यहां पर स्थित होती हैं। तो इसमें से, इनमें से मध्य कोशिका को अंड कोशिका बोलते हैं। ये जो बीच वाली कोशिका, देखिए हमने यहां से तीर ले जाकर के ये देखिए ये लिखा है अंड कोशिका, एग सेल बोलते हैं जिसे। ठीक है, तो अंड कोशिका जो बीजांड द्वार में, भ्रूण कोश में बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं स्थित होती हैं। तो जो बीच में होती है इस वाली कोशिका को, इसको बोलते हैं अंड कोशिका। और जो दोनों तरफ पाई जाते हैं, जो 2 कोशिकाएं, अन्य 2 कोशिकाएं हैं, ये वाली और ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका। इंग्लिश में आप हेल्पिंग सेल शब्द का यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? तो आपको ये पता लग गया सहायक कोशिका, अंड कोशिका। अब उसके बाद इन्हीं को अगर सम्मिलित रूप से, अगर इसको पूरे को देखा जाए, मतलब अंड कोशिका और सहायक कोशिका को मिला दिया जाता है, तब उसी को अंड समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, तो ये रही बीजांड की संरचना, लंबवत काट रही। ठीक है, हमने देखा कि अंडाशय के अंदर भी एक संरचना होती है जिसे बीजांड कहते हैं। बीजांड में ये देखिए कई सारी संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि हमने आपको बता दी। उम्मीद करता हूं आपको ये सभी संरचनाएं, एक एक भाग के बारे में पता लग गया होगा। ठीक है, तो समझ में आ ही गया होगा ये इसकी संरचना, बीजांड की संरचना आपको। ठीक है, उसके बाद इसमें ये जो अंड कोशिका होती है, ठीक, अंड कोशिका से ही बीज का निर्माण होता है। और आगे क्या क्या, मतलब अब जनन कैसे होता है, ये बनती कैसे है, कहने का मतलब है अब हम लोग पढ़ेंगे बीजाणु जनन, किस तरीके से पौधे के अंदर बीजांड में, जो पौधे के अंदर, पौधों में जो पुष्प होता है, पुष्प के अंदर जो अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है, बीजांड में किस तरीके से ये अंड कोशिका, सहायक कोशिका और निभाग, ये सब चीजें किस तरीके से बनती है और किसका क्या कार्य होता है। ठीक है, वो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ये चीज आपको समझ में आए और अच्छा लगे आपको, तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, है कि नहीं? सपोर्ट क्या करना, सब्सक्राइब और शेयर करो, है कि नहीं? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में गुरु बीजाणु जनन के साथ में, कि गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। ठीक है, तब तक आप लोगों को ये समझ में आ ही गया होगा। इसको पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, बोर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको बनाना सीख लीजिए। ठीक है, अगर नहीं बनाना आता तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये इतना ज्यादा कठिन होता नहीं है, हमने इसे लगभग पूरे की बात करें तो 1.5 से 2 मिनट में बना लिया होगा, शायद इससे भी कम था टाइम, 1 मिनट के लगभग, 1.5 मिनट के अंदर। ठीक, तो आपको सिखा देंगे हम ये भी बनाना, अगर कठिन लगता हो तो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो उस पर हो जाएगी। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसे जनन होता है, इनमें कैसे बीजाणु बनते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।